दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध का महत्वपूर्ण टॉपिक शीत युद्ध, इसका अर्थ, उत्पत्ति, कारण और शीत युद्ध का विश्व राजनीति पर प्रभाव। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शीत युद्ध की अवधारणा का जन्म द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1945 में हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की एक सच्चाई है जो अमेरिका और सोवियत संघ के पारस्परिक संबंधों को उजागर करती है। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का ये एक नया अध्याय है और इसे एक नई परिघटना कहा जा सकता है जिसको कि विश्व राजनीति में देखा गया। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य मित्रता का एक अध्याय शुरू हुआ था, लेकिन जल्द ही वो समाप्त हो गया। दोनों महाशक्तियों में जो पारस्परिक मतभेद थे और वैमनस्य की भावना थी वो गहरी होती गई और दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने के प्रयास करने में लग गए। और इस प्रयास से हुआ ये कि दोनों देशों में कूटनीतिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में सहयोग की बजाय संघर्ष की स्थिति का जन्म हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दोनों स्थितियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती थीं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और एक दूसरे से अपना वर्चस्व सिद्ध करने के प्रयास में लग गई थीं। इसके अलावा दोनों अपने अपने गुट और पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा देशों को या महाशक्तियों को शामिल करने में लग गई थीं ताकि अपना प्रभाव बनाया जा सके। दोस्तों इस समूचे विश्व में इस घटना से क्या हुआ, समूचे विश्व में अशांति का वातावरण बन गया और अंत में विश्व की दो शक्तिशाली गुटों पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट में विभाजन हो गया। और ये माना गया कि एक गुट पूंजीवादी गुट का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और दूसरे गुट यानी साम्यवादी गुट का नेतृत्व सोवियत संघ के द्वारा किया जा रहा था। शीत युद्ध का अर्थ क्या है उसके बारे में जानते हैं। मोटे तौर पे समझिए तो शीत युद्ध कोई आमने सामने लड़ा जाने वाला युद्ध नहीं था, बल्कि ये वैचारिक युद्ध था साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट के बीच का। दोस्तों नाम से स्पष्ट है कि यह अस्त्र शस्त्रों के बीच का युद्ध नहीं था, ये धमकियां और वैचारिक मतभेदों तक सीमित था। इसमें कोई वास्तविक युद्ध नहीं लड़ा गया और प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि परोक्ष रूप से इसमें युद्ध किया गया, प्रचार साधनों का सहारा लिया गया था। इसके अलावा अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाए गए और अपने वर्चस्व को सिद्ध करने का प्रयास किया गया। दोस्तों शीत युद्ध एक प्रकार का वैचारिक या वाक युद्ध था जो कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार साधनों से लड़ा गया था। इस युद्ध में न तो कोई गोली चली न कोई घायल हुआ और इसमें दोनों महाशक्तियों ने अपना अपना वर्चस्व कायम करने के लिए विश्व के अधिकांश हिस्सों में परोक्ष युद्ध लड़े। युद्ध को शस्त्र युद्ध में बदलने से रोकने के भी सभी उपायों का प्रयोग किया गया और इस युद्ध को आमने सामने का युद्ध इसलिए रोकने का प्रयास किया गया क्योंकि दुनिया दो विश्व युद्धों की विभीषिका को झेल चुकी थी। दोस्तों दोनों महाशक्तियां जो थीं दोनों गुटों का नेतृत्व करती थीं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के सभी उपायों का सहारा भी लेती थीं। इस युद्ध का उद्देश्य अपने अपने गुटों में अपने सहयोगी राष्ट्रों को शामिल करके अपनी स्थिति को मजबूत बनाना था ताकि भविष्य में अपने विरोधी गुट की चालों को आसानी से समझकर उनका उत्तर दिया जा सके। दोस्तों ये युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य पैदा हुआ अविश्वास और शंका की अंतिम परिणति माना जा सकता है। केपीएस मेनन के अनुसार दोस्तों शीत युद्ध दो विरोधी विचारधाराओं पूंजीवाद और साम्यवाद, दो व्यवस्थाओं यानी बुर्जुआ लोकतंत्र और सर्वहारा तानाशाही, दो गुटों यानी नाटो और वार्सा पैक्ट, दो राज्यों यानी अमेरिका और सोवियत संघ तथा दो नेताओं जॉन फॉस्टर डल्लास और स्टालिन के बीच का युद्ध था जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शीत युद्ध को परिभाषित करते हुए कहा कि यह एक निलंबित युद्ध का स्थिति था जो कि मृत्युदंड के वातावरण में इसमें सभी लोग जी रहे थे और ये गर्म युद्ध यानी आमने सामने के युद्ध से भी अधिक भयानक और खतरनाक था।
दोस्तों, इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि शीत युद्ध या कोल्ड वार दो महाशक्तियों के बीच एक वैचारिक युद्ध था जो कि कूटनीतिक उपायों पर आधारित था, और ये दोनों महाशक्तियों के मध्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न तनाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति था। ये वैचारिक युद्ध होने के साथ जो है वैचारिक युद्ध होने के कारण वास्तविक युद्ध से अधिक भयानक था। शीत युद्ध की उत्पत्ति। दोस्तों, शीत युद्ध की जो उत्पत्ति की वातावरण था वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही बनने लगा था। शीत युद्ध के लक्षण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही प्रकट होने लगे थे। दोनों महाशक्तियां अपने अपने संकीर्ण स्वार्थों को ध्यान में रखकर युद्ध लड़ रही थीं और परस्पर सहयोग की भावना का केवल दिखावा कर रही थी। जो सहयोग की भावना युद्ध के दौरान दिखाई दे रही थी वो युद्ध के बाद समाप्त होने लगी और शीत युद्ध के लक्षण स्पष्ट तौर पर उभरने लग गए। दोनों गुट जो थे एक दूसरे की शिकायत करने लगे और इन शिकायतों के कुछ आधार तो सुदृढ़ थे और वास्तविक थे। ये पारस्परिक मतभेद शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे। शीत युद्ध के उत्पत्ति के प्रमुख कारणों को आइए चार्ट में देखते हैं। दोस्तों, पहला कारण ये था कि सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न किया जाना। याल्टा सम्मेलन जो था 1945 में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन के बीच हुआ था। इस सम्मेलन में पोलैंड में प्रतिनिधि शासन व्यवस्था को मान्यता देने की बात पे सहमत हुई, लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद रूस के स्टालिन ने अपने समझौते से मुकरते हुए वहाँ पे जो सरकार थी उसको सहायता देना शुरू किया। इससे वहाँ पे अमेरिका और ब्रिटेन के पर्यवेक्षकों को प्रवेश की अनुमति देने से भी इनकार कर दिया और पोलैंड की जनवादी नेताओं को गिरफ्तार करना प्रारंभ किया। और रूस यानी सोवियत रूस ने, सोवियत संघ गणराज्य ने समझौते की शर्तों के विपरीत हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया में भी अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और धुरी शक्तियों के विरुद्ध पश्चिमी राष्ट्रों की मदद करने में भी हिचकिचाहट दिखाई। इसके अलावा सोवियत संघ ने चीन के साम्यवादी दल को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता पहुंचाने का प्रयास किया। मंचूरिया संकट के समय अपना समझौता विरोधी रुख प्रकट किया। इस तरह से देखा जाए तो याल्टा समझौते के विपरीत कार्य करके सोवियत संघ ने आपसी अविश्वास और वैमनस्य की भावना को जन्म दिया और जो आगे चलकर शीत युद्ध का आधार बना। दोस्तों, जिन कारणों की हम बात कर रहे हैं ये सभी कारण कहीं न कहीं शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी थे। केवल कोई एक कारण नहीं था जिससे कि शीत युद्ध हुआ था। दूसरा कारण ये है सोवियत संघ और अमेरिका के वैचारिक मतभेद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से ही दोनों महाशक्तियों में वैचारिक मतभेद उभरने लगा। जैसे सोवियत संघ साम्यवाद को बढ़ावा देना चाहता था जबकि अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन करता था। हुआ ये कि सोवियत संघ जो है अपनी समाजवादी नीति को न्यायपूर्ण और आवश्यक मानता था, जिससे कि पूंजीवाद और उसको समर्थन देने वाले देशों को गहरा धक्का पहुंचा और अनेक पूंजीवादी देश जो था अमेरिका के पक्ष में होकर सोवियत संघ की जो नीतियां थीं उसकी निंदा करने लगे। इससे क्या हुआ कि ये जो है वैचारिक मतभेद पूंजीवाद बनाम समाजवाद विचारधारा का हो गया और इस विचारधारा में तालमेल न होने के कारण ही दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध उत्पन्न हुआ। तीसरा महत्वपूर्ण कारण यह है कि सोवियत संघ का एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरना। सोवियत संघ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अपने राष्ट्रीय हितों में वृद्धि करने का प्रयास शुरू किया। वहाँ पे 1917 में समाजवादी क्रांति हुई और उसका प्रभाव यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसके शक्ति प्रदर्शन ने पश्चिमी राष्ट्रों के मन में ईर्ष्या की भावना पैदा कर दी और पश्चिमी शक्तियों को ये भय लगने लगा कि सोवियत संघ इसी ताकत के बल पर कहीं पूरे विश्व में अपना साम्यवादी कार्यक्रम न फैला ले। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान वे चुप रहे, लेकिन युद्ध के बाद उन्होंने सोवियत संघ की बढ़ती शक्ति पर चिंता जताई और उन्होंने सोवियत संघ विरोधी नीतियां अमल में लानी शुरू कर दी। पश्चिमी राष्ट्रों को सोवियत संघ के विरुद्ध एकजुट करने के प्रयास जो है पूंजीवादी शक्तियों ने किए। इससे शीत युद्ध को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक था। चौथा जो कारण है ईरान में सोवियत हस्तक्षेप। सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी के आत्मसमर्पण के बाद 6 महीने के अंदर ही ईरान से अपनी सेनाएं वापस बुलाने का समझौता किया, लेकिन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने अपनी सेनाएं बुला ली और सोवियत संघ ने अपनी सेनाएं नहीं बुलाई
सोवियत संघ की इस समझौता विरोधी नीति ने भी शीत युद्ध को जन्म दिया। इसके अलावा पांचवा कारण जो शीत युद्ध की उत्पत्ति में सहायक था वो था कि टर्की में सोवियत हस्तक्षेप। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने टर्की में अपना दबाव बनाना आरंभ किया। उसने टर्की के कुछ प्रदेशों और बास्फोरस में एक सैनिक अड्डा बनाने के लिए दबाव डाला। अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्र इसके विरुद्ध थे और इस दौरान अमेरिका ने ट्रूमैन सिद्धांत का प्रतिपादन करके टर्की को हर संभव सहायता देने का प्रयास किया ताकि वहां पर साम्यवादी प्रभाव को कम किया जा सके। और इन परस्पर विरोधी कार्रवाइयों के कारण शीत युद्ध को बढ़ावा मिला और उसके उत्पत्ति के जो है मामले रास्ते साफ हुए। इसके अलावा जो अगला यानी छठा कारण है यूनान में साम्यवादी प्रसार। तो 1944 के समझौते के तहत यूनान पर ब्रिटेन का अधिकार उचित ठहराया गया था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने अपने आर्थिक विकास के लिए वहां से अपने सैनिक ठिकाने वापस हटा लिए और सोवियत संघ ने यूनान में गृहयुद्ध छिड़ने पर वहां के साम्यवादियों की मदद शुरू की और पश्चिमी शक्तियों ने परंपरागत सरकार का समर्थन किया। अमेरिका ने मार्शल योजना और ट्रूमैन सिद्धांत के तहत यूनान में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। इससे क्या हुआ, साम्यवादी कार्यक्रम को धक्का पहुंचा और सोवियत संघ का जो सपना था यूनान में साम्यवादी प्रसार का वो समाप्त हो गया। अगला जो शीत युद्ध के उत्पत्ति का कारण ये था द्वितीय मोर्चे संबंधी विवाद। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो सबसे महत्वपूर्ण घटना जिम्मेदार है शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए उसमें ये है कि हिटलर के नेतृत्व में जब जर्मन सेनाएं तेजी से सोवियत संघ की तरफ बढ़ रही थी तो सोवियत संघ ने अपने भारी जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए पश्चिमी राष्ट्रों यानी मित्र राष्ट्रों से सहायता की मांग की। सोवियत संघ ने कहा कि पश्चिमी शक्तियों को जर्मनी का वेग कम करने के लिए सोवियत संघ में जल्दी ही दूसरा मोर्चा खोलना चाहिए ताकि रूसी सेना पर जर्मनी का दबाव कम हो सके। लेकिन पश्चिमी शक्तियों ने जानबूझकर दूसरा मोर्चा खोलने में देर की और वो ये चाहते थे कि जो सोवियत संघ है वो जर्मनी के आक्रमण से उसका सफाया हो जाए और इस कारण से भी सोवियत संघ के मन में पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध नफरत की भावना हुई जो आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में प्रकट हुई। अगला जो शीत युद्ध की उत्पत्ति का कारण है वो है तुष्टीकरण की नीति। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों ने धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान आते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो पश्चिमी शक्तियां थीं अमेरिका, ब्रिटेन, रूस आदि ने जर्मनी और इटली, जापान के आक्रमणों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की रक्षा करने के बजाय तुष्टीकरण की नीति अपनाई और उन्होंने जानबूझकर अपने मित्र राष्ट्रों को सहायता नहीं पहुंचाई और अपने मित्र राष्ट्रों को धुरी शक्तियों के हाथों पराजित होने के लिए बाध्य किया। इससे क्या हुआ, युद्ध के पहले जो समझौता किया गया था उसके प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा हुआ जिससे आगे चलकर शीत युद्ध जो है प्रारंभ हुआ। दोस्तों इसके अलावा सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की भी उपेक्षा की गई थी। बाल्कन समझौते के तहत क्या हुआ कि 1944 में पूर्वी यूरोप का विभाजन करने पर सोवियत संघ और ब्रिटेन में सहमति हुई। इसके तहत हुआ ये कि बुल्गारिया और रोमानिया पर सोवियत संघ का और यूनान पर ब्रिटेन का प्रभाव स्वीकार करने पर सहमत हुई थी। हंगरी और यूगोस्लाविया में दोनों का बराबर प्रभाव मानने की बात कही थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति पर सोवियत संघ ने ब्रिटेन के प्रभाव की अपेक्षा करके अपने साम्यवादी प्रसार को तेज किया और उन देशों में साम्यवादी सरकारों की स्थापना करा दी। उससे पश्चिमी राष्ट्रों ने गैर समझौतावादी कार्य कहा और सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों में दूरियां बढ़ने लगी और एक तरह से शीत युद्ध का वातावरण तैयार होने लगा। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण घटना और जिम्मेदार है शीत युद्ध की उत्पत्ति के लिए, वो है अमेरिका का परमाणु कार्यक्रम। दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने गुप्त तरीके से अपना परमाणु कार्यक्रम विकसित किया और सोवियत संघ की सहमति के बिना ही उसने जापान के 2 शहरों में परमाणु बम गिराए थे। अमेरिका ने अपनी युद्ध तकनीक की जानकारी सोवियत संघ को न देकर एक अविश्वास की भावना को जन्म दिया था। इससे सोवियत संघ और पश्चिमी शक्तियों के बीच सहयोग के कार्यक्रमों को धक्का पहुंचा। सोवियत संघ अमेरिका के परमाणु कार्यक्रम को एकाधिकार की भावना समझकर सहन नहीं कर सका और उसके मन में ये शंका पैदा हो गई थी कि पश्चिमी राष्ट्रों को उससे घृणा है और इस भावना ने भी शीत युद्ध को जन्म दिया था। इसके अलावा परस्पर विरोधी प्रचार भी शीत युद्ध के लिए उत्तरदायी थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के खिलाफ प्रचार अभियान में जुट गई।
देखिए 1946 में सोवियत रूस ने कैनेडियन रॉयल कमीशन की रिपोर्ट में कहा कि कनाडा का साम्यवादी दल सोवियत संघ की एक भुजा है। इसका सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में सोवियत संघ के साम्यवादी प्रचार की निंदा हुई। सोवियत संघ भी सतर्क हो गया और उसने अमेरिका की जोरदार आलोचना करना शुरू किया। मुनरो सिद्धांत इसका स्पष्ट उदाहरण है, जिसमें साम्यवादी ताकतों को पश्चिमी गोलार्ध में अपना प्रभाव कम करने के प्रति सचेत रहने को कहा गया था। और इसी तरह से ट्रूमैन सिद्धांत और अमेरिकन सीनेट द्वारा खुले रूप से सोवियत संघ की विदेश नीति की आलोचना की गई। और इसके बाद हुआ ये कि सोवियत संघ ने अमेरिका और अन्य पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध साम्यवादी ताकतों को इकट्ठा करने के लिए जोरदार प्रचार अभियान चलाया। और इस प्रचार अभियान पर परस्पर वैमनस्य और आपसी द्वेष, घृणा और शंका की भावना को जन्म दिया, जो आगे चलकर शीत युद्ध के रूप में दुनिया के सामने आया। इसके अलावा लैंड लीज समझौते का भी समापन हो गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ में जो समझौता हुआ था, उसके तहत सोवियत संघ को जो अपर्याप्त सहायता मिल रही थी, उसे भी अमेरिका ने बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया। इस निर्णय से सोवियत संघ नाराज हो गया और सोवियत संघ ने इसे अमेरिका की सोची समझी चाल मानकर उसके विरुद्ध अपना रवैया कड़ा कर दिया। इसके कारण दोनों महाशक्तियों में आपसी विश्वास की भावना अधिक, आपसी अविश्वास बढ़ा और शीत युद्ध के वातावरण तैयार हुआ। एक और प्रमुख कारण जो था वो था फासीवादी ताकतों को अमेरिका का सहयोग। तो दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही अमेरिका और अन्य पश्चिमी देश क्या हुए, इटली से अपने संबंध बढ़ाने के प्रयास करने लगे। सोवियत संघ को ये शक हुआ कि इटली में फासीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है और साम्यवाद को कमजोर किया जा रहा है। इससे भी दोनों के मध्य दूरियां बढ़ी थी। बर्लिन विवाद उसमें आग में घी का काम किया। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का पूर्वी बर्लिन पर और अमेरिका और ब्रिटेन का पश्चिमी बर्लिन पर अधिकार हुआ था। युद्ध के बाद पश्चिमी ताकतों ने अपने क्षेत्र के अधीन बर्लिन प्रदेश में नई मुद्रा का प्रचलन किया और इन फैसलों के विरुद्ध जून 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी सोवियत संघ ने की। इसके परिणामस्वरूप सोवियत संघ और अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुए प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो गया। इसके लिए सोवियत संघ को पूर्ण रूप से दोषी माना गया। सोवियत संघ भी अपना दोष मानने को तैयार नहीं था। इससे मामला सुरक्षा परिषद में पहुंचा और दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध के बादल मंडराने लगे। इन सब चीज़ों का प्रभाव ये हुआ कि दोस्तों, सोवियत संघ द्वारा बार बार वीटो पावर का प्रयोग किया जाने लगा और ऐसे मुद्दों पर जिसमें कि पश्चिमी शक्तियां या जो पश्चिमी राष्ट्र थे, उनके किसी सुझाव को सोवियत संघ ने बार बार वीटो शक्ति का प्रयोग करके उसको अस्वीकार किया। और इसके कारण अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्रों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में लाए गए प्रत्येक प्रस्ताव को हार का सामना करना पड़ा और अमेरिका और पश्चिमी राष्ट्र जो थे, सोवियत संघ की आलोचना करने लगे और उनमें परस्पर तनाव का माहौल पैदा हुआ, जिससे कि शीत युद्ध के उत्पन्न होने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। अगला कारण ये है दोस्तों कि संकीर्ण राष्ट्रवाद पर आधारित संकीर्ण राष्ट्रीय हित जो थे वो ज़्यादा प्रबल हो गए थे। अमेरिका और सोवियत संघ अपने अपने स्वार्थों को साधने में लगे थे। वे लगातार एक दूसरे के हितों की अनदेखी कर रहे थे। इससे शक्ति की राजनीति का जन्म हुआ। परस्पर अविश्वास, घृणा और द्वेष की भावना तो पैदा ही हो चुकी थी। प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे को शत्रु के रूप में देखने लगा और साथ ही दोनों महाशक्तियां अपना अपना प्रभुत्व बढ़ाने के प्रयास में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष का अखाड़ा बन गईं और उनके स्वार्थमयी हितों ने धीरे धीरे पूरे विश्व में तनाव का वातावरण पैदा कर दिया, जिससे कि शीत युद्ध मुखरित रूप में दुनिया के सामने उभर कर आ गया। शीत युद्ध के कारण क्या थे? शीत युद्ध के उत्पत्ति के जो कारण थे या उत्पत्ति जिस कारणों से हुई, वही शीत युद्ध के कारण थे। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस धुरी राष्ट्र जैसे जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध एक साथ थे। यानी द्वितीय विश्व में सोवियत संघ, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस ये सब मित्र राष्ट्रों में थे। धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली और जापान थे और दोनों गुट थे। लेकिन सोवियत संघ, इन तीनों राष्ट्रों में वैचारिक मतभेद था। जो अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस थे, ये पूंजीवादी थे, लेकिन उनके साथ होते हुए भी सोवियत संघ और पूंजीवाद के बीच जो है विचारों में मतभेद था।
दोस्तों, पूंजीवादी राष्ट्र अंदर ही अंदर वैचारिक मतभेद के कारण सोवियत संघ और तीनों जो है सोवियत संघ के विरोधी थे। ये तीनों पूंजीवादी राष्ट्र जो था युद्ध के दौरान ऐसी कूटनीतिक चालें चलते रहे कि हिटलर और सोवियत संघ दोनों आपस में लड़कर एक दूसरे का विनाश कर दें। लेकिन हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध में हिटलर का मानवता के विनाश का अभियान इतना खतरनाक था कि इसने इन दोनों विरोधी विचारधाराओं को मानवता को बचाने के लिए एकजुट होने के लिए मजबूर किया था। और केवल यही एक कारण था, हिटलर का जो विनाशकारी जो कार्यक्रम था उसी को रोकने के लिए पूंजीवादी और जो साम्यवादी रूस था इकट्ठा हुए थे। दोस्तों, 1942 में सोवियत संघ और ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध एक आपसी सहयोग की 20 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ ने पश्चिमी देशों का विश्वास जीतने के लिए 22 मई 1944 को पूंजीवादी विरोधी संस्था कम्यूटर्न यानी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल संस्था को भंग कर दिया। सोवियत संघ हिटलर की बढ़ती ताकत और कम्युनिस्टों के प्रति नफरत से चिंतित था, इसलिए उसने वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करके पश्चिमी राष्ट्रों के साथ मिलकर मानवता को बचाने के लिए सहयोग का प्रयास किया। हिटलर ने 1941 में सोवियत संघ पर पूरी सैनिक शक्ति के साथ पूरे पश्चिमी मोर्चे से एक साथ आक्रमण करके तबाही मचा दी। इसलिए 1942 और 1945 के बीच मित्र राष्ट्रों में कई सम्मेलन हुए, जिसमें हार्ट स्प्रिंग, मास्को सम्मेलन, काहिरा सम्मेलन, तेहरान, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, डाम्बर्टन ओक्स प्रस्ताव, माल्टा और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुए। लेकिन इन वार्ताओं में पर्दे के पीछे बोए जाने वाले शीत युद्ध के बीज स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। शीत युद्ध की धीमी शुरुआत एक प्रकार से कहा जाए तो 1942 में ही हो चुकी थी। परस्पर संधि और वचन देने के बाद भी पश्चिमी राष्ट्रों जैसे अमेरिका और ब्रिटेन ने सोवियत संघ की शुरुआती तबाही में आग में अपनी रोटियां सेकी। द्वितीय मोर्चा जो था इन देशों ने जानबूझकर नहीं खोला ताकि जर्मनी जो है सोवियत संघ का सफाया कर दे। सोवियत संघ इस सब घटनाओं से स्वयं को ठगा समझा और स्वयं के संसाधनों एकत्रित करके हिटलर की भारी तबाही के बाद जो कि मास्को की राजधानी तक पहुंच गया था उसे पीछे धकेलना शुरू किया और वे जर्मनी की राजधानी बर्लिन तक जा पहुंचे। यानी कि सोवियत सेना जो था हिटलर को पीछे करते हुए बर्लिन तक जा पहुंची थी। सोवियत की बढ़ती शक्ति देखकर दोनों राष्ट्र स्तब्ध रह गए और इस डर से उनको ये लगा कि कहीं सोवियत संघ पूरे यूरोप पर न कब्जा कर ले और समाजवाद की विचारधारा फैला दे। इसलिए 5 जून 1944 को यानी अमेरिका और ब्रिटेन ने दूसरा मोर्चा खोला। फ्रांस के नॉर्मंडी क्षेत्र में उन्होंने अपनी सेनाएं जर्मनी के विरुद्ध उतारी। दोस्तों, जैसा कि आपने समझ लिया कि शीत युद्ध का कारण जो था एक दूसरे के प्रति बढ़ता हुआ संदेह और अविश्वास तो था ही। 1942 से ही सोवियत संघ और इंग्लैंड अमेरिका में वैचारिक वैमनस्यता के चलते मतभेद शुरू हो गया था। इंग्लैंड अमेरिका द्वारा द्वितीय मोर्चे का न खोला जाना इसका प्रमुख कारण था। जब 1941 में हिटलर ने सोवियत संघ पर पूरे पश्चिमी मोर्चे से अपनी पूरी ताकत के साथ आक्रमण किया, उस समय स्टालिन ने वादे के अनुसार इंग्लैंड और अमेरिका से पश्चिम में हिटलर के विरुद्ध द्वितीय मोर्चा खोलने का बार बार आग्रह किया ताकि सोवियत संघ पर जर्मनी के प्रहार में कमी आए और सोवियत संघ को इस अचानक हुए भारी प्रहार से संभलने का मौका मिले। लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड इस आग्रह को बार बार टालते रहे। ऐसा वे जानबूझकर इसलिए कर रहे थे ताकि नाजी जर्मनी जो है उनके वैचारिक दुश्मन सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था का काम तमाम कर दे, जो कि वे पिछले 20 वर्षों से करना चाहते थे। 1944 में सोवियत संघ ने अपनी संपूर्ण समाजवादी व्यवस्था की शक्ति को एकत्रित करके हिटलर को मास्को से पीछे धकेलना शुरू किया। पश्चिमी खेमे में हड़कंप मच गया कि अब सोवियत संघ हिटलर से अकेला ही निपटने में सक्षम है। अब उन्हें संदेह होने लगा कि यदि उन्होंने जल्दी दूसरा मोर्चा नहीं खोला तो सोवियत संघ पूरे यूरोप पर कब्जा करके साम्यवादी सरकारें स्थापित कर देगा और पूंजीवाद का अंत ज़्यादा दूर नहीं होगा। इसलिए इंग्लैंड और अमेरिका ने 5 जून 1944 को फ्रांस के नॉर्मंडी प्रांत में जर्मनी के विरुद्ध अपनी सेनाएं उतारी। स्टालिन ने फिर भी इसका स्वागत किया और अभी भी हिटलर की 90% शक्ति का सामना सोवियत सेनाएं कर रही थीं और मात्र 10
10% सेना ही पश्चिम की ओर भेजी गई थी, जिससे शुरू में प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आंग्ल अमेरिकन सैनिक टिड्डी दल की तरह हिटलर के प्रहार से इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन अब देर हो चुकी थी, स्टालिन का विश्वास इन देशों से उठ चुका था। इसके अलावा युद्ध के बाद सोवियत संघ अपने मीडिया में पश्चिमी राष्ट्रों के विरुद्ध उनकी विश्व में साम्राज्यवादी नीतियों का खुलकर खुलासा किया। उन पर संयुक्त राष्ट्र संघ के और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में उन पर प्रहार किया गया, उनके खिलाफ आवाज़ उठाए गए और एटम बम से हुए जो विनाश और उपनिवेशवाद थे, साम्राज्यवाद के विरुद्ध प्रचार अभियान पूरे विश्व में तेज कर दिया। इससे क्या हुआ कि पश्चिमी राष्ट्रों की प्रतिक्रिया उसी प्रकार उभर कर सामने आई। उन्होंने अमेरिका के नेतृत्व में सोवियत विरोधी प्रचार अभियान शुरू कर दिया और ये जो सिलसिला था पूरे शीत युद्ध काल में जारी रहा और एक दूसरे के विरुद्ध कुप्रचार से भी शीत युद्ध की आग को हवा मिली। एटम बम का आविष्कार जो था बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जो कि शीत युद्ध को जो है शीत युद्ध के कारणों में, क्योंकि जब अमेरिका में अणु बम पर परमाणु बम पर अनुसंधान चल रहा था या उसका विकास किया जा रहा था, तो अमेरिका ने इंग्लैंड को इसके बारे में जानकारी दे रखी थी, लेकिन सोवियत संघ को इस राज से छुपा कर रखा गया था। इससे सोवियत संघ को लगा कि उसके साथ विश्वासघात हो रहा है। लेकिन 1949 में सोवियत संघ ने भी अपने यहाँ अणु बम बना लिया और एक दूसरे के विरुद्ध अविश्वास और भी गहरा होता गया। और इस घटना से क्या हुआ कि शस्त्रीकरण की होड़ यानी शस्त्र दौड़ जो है प्रारंभ हो गई और इसने पूरे विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के भय से आतंकित रखा और खासकर एक ऐसा परमाणु युद्ध का खतरा जो कि ऐसा था कि इससे पूरी मानव जीवन या मानव सभ्यता को हजारों बार समाप्त किया जा सकता था। दोस्तों, पूर्वी यूरोप में साम्यवादी सरकारों की स्थापना 1944 में क्या हुआ, सोवियत संघ ने अपने देश को हिटलर से पूर्ण रूप से आज़ाद कर लिया, तो उन्होंने युद्ध नहीं रोका, बल्कि सोवियत सेनाएं अब यूरोप के अन्य राष्ट्रों को जो हिटलर के कब्जे में थे और घोर यातनाएं सह रहे थे, उनको आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ी। जनता ने उन्हें अपनी आज़ादी का मसीहा समझा और उनका भव्य स्वागत हुआ। यह समाजवादी सेनाओं का इन देशों और मानव जाति को हिटलर के चंगुल से निकालने का अभियान था। सोवियत सेनाओं ने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा और पूर्वी यूरोप के एक के बाद एक देश को हिटलर के चंगुल से आज़ाद करके वहां जनता को अपनी पसंद की साम्यवादी सरकारों को सत्ता में आने का अवसर दिया। इन देशों में पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, रोमानिया, अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया ये सब थे और अंततः मिश्र राष्ट्रों द्वारा जर्मनी पर कब्जे के बाद सोवियत हिस्से में पूर्वी जर्मनी आया और इन सब देशों में साम्यवादी दलों द्वारा सरकारें बनाई गईं। समाजवाद का एक विश्व व्यवस्था के रूप में स्थापना हुई और पश्चिमी राष्ट्र जो थे काफ़ी बौखला उठे। सोवियत संघ पर याल्टा संधि के उल्लंघन का आरोप लगाया गया, लेकिन इस वातावरण में इन समझौते को कोई विशेष मायने नहीं रह गए थे। इसके अलावा ईरान से सोवियत ने अपनी सेनाएं नहीं हटाई और पश्चिमी राष्ट्रों के सेनाओं को हटाने के कुछ समय बाद उसने अपनी सेनाएं हटाई और उसके लिए अपनी सुरक्षा का मुद्दा महत्वपूर्ण बताया। तो दोस्तों, ये सब जो थे शीत युद्ध के प्रमुख कारण थे। शीत युद्ध के प्रभाव क्या पड़े? केवल शीत युद्ध के प्रभाव इन दो देशों पर नहीं बल्कि पूरे विश्व पटल और विश्व राजनीति पर पड़े। इसका सबसे पहला प्रभाव ये हुआ कि दुनिया दो गुटों में विभाजित हो गई। एक गुट था पूंजीवादी गुट और दूसरा गुट था साम्यवादी गुट। इसके कारण क्या हुआ कि दुनिया जो थी दो खेमों में बट गई। जो खेमा एक राष्ट्र में था वो दूसरे राष्ट्र का दुश्मन था और जो खेमा साम्यवादी गुट में था वो पूंजीवादी का दुश्मन था। यानी अब मध्यम मार्ग की कोई गुंजाइश नहीं रह गई और पूरी दुनिया सफ़ेद और काले में बंट कर रह गई। दूसरा प्रभाव ये हुआ कि आणविक युद्ध की संभावना का भय हुआ। शीत युद्ध में आणविक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण इतने बड़े पैमाने पर किया गया कि पूरी दुनिया में इस बात का भय उत्पन्न हो गया कि कब तीसरा विश्व युद्ध होगा और कहीं ये परमाणु युद्ध न हो जाए। और अगला जो कारण था शीत युद्ध का वो था आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। तो शीत युद्ध ने राष्ट्रों को भयभीत किया, आतंक और अविश्वास का दायरा बढ़ाया और
क्या हुआ कि जो राष्ट्र थे, दुनिया के राष्ट्र, उसमें तनाव, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा और अविश्वास की स्थिति बढ़ी। इसी कारण नेहरू ने इसे निलंबित मृत्यु का वातावरण की संज्ञा दी थी। दोस्तों, शीत युद्ध का एक प्रभाव ये हुआ कि दुनिया में सैनिक संधि और सैनिक गठबंधनों का बाहुल्य हो गया। शीत युद्ध ने विश्व में सैनिक संधियों और सैनिक गठबंधनों को जन्म दिया। नाटो, सीटो, सेंटो और वार्सा पैक्ट जैसे अनेक सैनिक गठबंधनों का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि शीत युद्ध का परिणाम था। शीत युद्ध दोस्तों, उसने सशस्त्रीकरण की भावना और शस्त्र दौड़ को तेज किया, जिससे निशस्त्रीकरण की भावना को जो है पीछे धकेल दिया गया। और इन सैनिक संगठनों ने प्रत्येक राज्य को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निरंतर युद्ध की स्थिति में रखा। इसके अलावा शीत युद्ध का एक और प्रभाव पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो थी उसका यांत्रिकीकरण हो गया। दुनिया दो भागों में विभक्त हो चुकी थी। ऐसा माने जाने लगा कि एक खेमा देवताओं का है, दूसरा दानवों का है। एक तरफ काली भेड़ें हैं तो दूसरी तरफ सफ़ेद भेड़ें हैं, और इनके बीच में कोई नहीं है। और शीत युद्ध से इस दृष्टिकोण का विकास हुआ कि जो हमारे साथ नहीं है वो हमारा विरोधी है, हमारा दुश्मन है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एकदम से यांत्रिकीकरण हो गया और भावना और सहयोग या सहयोग जैसी भावना विलुप्त हो गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण हुआ और शांति की बात करना संदेहास्पद लगने लगा। शांति का अर्थ युद्ध के संदर्भ में लिया जाने लगा, और ये हुआ कि शांति तभी आ सकती है जबकि युद्ध होगा। अगला प्रभाव शीत युद्ध का ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो था वो शक्तिहीन हो गया। चूँकि विश्व युद्ध की विभीषिका और शांति स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी, लेकिन संयुक्त राष्ट्र जो है शांति के चक्कर में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का, महाशक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया। और इसकी बैठकों में केवल कोरे वाद विवाद होते रहे, लेकिन उनको कोई मान्यता नहीं दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ये शीत युद्ध का हुआ कि मानवीय कल्याण कार्यक्रमों की उपेक्षा हुई। शस्त्रीकरण और जो शस्त्रों की होड़ थी उससे क्या हुआ, जो सभी राष्ट्र थे उन्होंने अपनी सुरक्षा, राष्ट्रीय हितों की वृद्धि को मुद्दा बनाया। तीसरी दुनिया के अविकसित राष्ट्रों में जो भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा और आर्थिक पिछड़ेपन की स्थिति थी, इन समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि महाशक्तियों का दृष्टिकोण पूरी तरह से शक्ति की राजनीति या पावर पॉलिटिक्स तक सीमित होकर रह गया था। दोस्तों, इस प्रकार से देखा जाए तो शीत युद्ध जो था इसका विश्व राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन ये सभी जो प्रभाव या परिणाम थे, ये शीत युद्ध के नकारात्मक परिणाम ही कहे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। बहुत ही विस्तार से आपने शीत युद्ध का अर्थ, उसके कारण, प्रभाव और विश्व राजनीति पर उसके क्या प्रभाव पड़े, इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ा है। वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।